हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत बहुत अच्छे हो। तो आज इस वीडियो में हम जो है एनसीईआरटी के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स को बहुत ही फास्ट तरीके से कवर करेंगे। तो मैं हूं आप लोगों का डोपामिन भैया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उन सारे कंपाउंड्स को बोल देते हैं बायोमोलिक्यूल्स। यानी कि बायो मतलब लिविंग, यानी कि लिविंग के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसे हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। अब जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इधर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि जो अगर हम देखें कि लिविंग चीज़ में और एक नॉन लिविंग चीज़ में, तो उनके अंदर जो एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है इसके बीच में डिफरेंस अगर देखें तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर जो है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का जो है प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कंपेयर टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, अब यहाँ पे हमें पढ़ना है दो केमिकल एनालिसिस टेस्ट। ठीक है, ये जानने के लिए कि उनके अंदर क्या क्या जो है कंपाउंड्स है। जैसे कि पहला केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस टेस्ट में हम लोग ये करते हैं, हम एक लिविंग टिश्यू लेते हैं और उसका हम जो है ग्राइंड करके चटनी बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसमें ऐड करते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब इसे ऐड करने के बाद अगर हम इसे एक चीज़ क्लॉथ या कॉटन से अगर उसे हम पास कर दें और अगर छान ले, फिल्टर कर ले, तो हमें दो चीज़ें मिलती है। एक चीज़ वो होता है जो कि उस चीज़ क्लॉथ के ऊपर रह जाती है, जो कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उस चीज़ क्लॉथ से पास हो जाती है, जो कि छोटे छोटे उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे हम जो है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब ये जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है इसे हम लोग बोल देते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन इधर इस टेस्ट में, और जो पास हो जाती है उसे हम एसिड सॉल्युबल पूल या एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और एक केमिकल एनालिसिस टेस्ट है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उस लिविंग टिश्यू को हम जो है उसका चटनी नहीं बनाते हैं, उसको ड्राई कर लेते हैं और उससे जो जितने भी पानी है उसको हम निकाल लेते हैं। अब पानी निकालने के बाद उसे हम बर्न कर लेते हैं, जिसके बाद सिर्फ बचता है ऐश। अब यही जो ऐश है इसमें हमें बहुत सारे जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, यानी कि लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही टाइप के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम जो है इन सबसे पहले ये जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे जो कि उससे पास हो गए, यानी जो एसिड सॉल्युबल पूल थे, उनमें क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। सबसे पहले अमाइनो एसिड्स। ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ग्रुप होते हैं। इसमें एक अमाइन ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है। अमाइन ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप और एसिडिक ग्रुप मतलब COOH वाला ग्रुप। जैसे कि ये अगर एक कार्बन है, इसे इन अमाइनो एसिड्स को हम जो एक सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं। यानी कि अगर इन सारी चीज़ों को आप भुला दो और यहाँ पे H लगा दो तो ये CH4 बन जाएगा, यानी कि एक मिथाइल ग्रुप बन जाएगा। और यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से H हटा के यहाँ NH2, यहाँ R और यहाँ COOH अगर पुट कर दो तो ये एक अमाइनो एसिड बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो R ग्रुप है जिसे हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, ये ही डिसाइड करते हैं कि ये अमाइनो एसिड का नेचर क्या होगा, नाम क्या होगा और वो कैसा होगा। अब इसी ही R ग्रुप के बेसिस में अमाइनो एसिड जो है 20 टाइप्स के हो जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे NH2 और COOH दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, ये एक बेसिक ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है। अगर ये ज़्यादा प्रेजेंट हुआ तो ये एक बेसिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। अब ये एसिडिक पार्ट अगर ज़्यादा हुआ तो ये एक एसिडिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर एसिडिक है तो इसका एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, बेसिक है तो लाइसिन, न्यूट्रल है तो वैलिन। ठीक है, और एक चीज़ देख लेते हैं, अगर ये अमाइनो एसिड्स के कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, अगर उस R जो यानी कि जो एल्काइल ग्रुप था वहाँ सिर्फ H प्रेजेंट होता है R को हटा के, तो उसे हम ग्लाइसिन बोल देंगे। अगर वहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम एलेनिन बोल देंगे। और अगर उधर हाइड्रोक्सी मिथिल प्रेजेंट है तो उसे हम सीरीन बोल देंगे। अब कुछ अमाइनो एसिड जो है वो जो है एरोमेटिक भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि टायरोसिन, फेनिलएलनिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ जो है हमें एक अमाइनो एसिड के अंदर COOH और NH2 दोनों पार्ट मिलता है, यानी बेसिक और एसिडिक दोनों पार्ट मिलता है। अब एसिडिक ग्रुप का क्या नेचर होता है कि वो H+ आयन को निकालेंगे और बेसिक क्या होता है कि वो H+ आयन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो जब ये एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज। इसका मतलब ये जो अमाइनो एसिड का ग्रुप है ये इसको हम ज्वेटर आयन फॉर्मेशन बोल देते हैं। ये जो है अलग अलग किसी भी सोल्यूशन में अलग अलग टाइप का बिहेव करेगा, यानी कि ये एसिडिक बिहेवियर भी शो कर सकता है, बेसिक बिहेवियर भी शो कर सकता है। अब हम लिपिड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिपिड्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात हमें पहले से पता है कि ये लोग जो है वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अब कुछ लिपिड्स होते हैं सिंपल फैटी एसिड्स के। सिंपल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये जब कार्बोक्सिल ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप के साथ जो है बाइंड रहता है तो उसे हम फैटी एसिड बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो एल्काइल ग्रुप है इसमें 1 से 19 तक के कार्बन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखना। जैसे कि पाल्मेटिक एसिड जो कि एक फैटी एसिड है, इसमें 16 कार्बन होता है और एल्केडोनिक एसिड में 20 कार्बन प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ फैटी एसिड जो है सैचुरेटेड, यानी कि उनमें सिर्फ और सिर्फ जो है सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कोई भी डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं है। ये ऐसे भी हो सकते हैं। और अनसैचुरेटेड, यानी कि उनमें एक या एक से दो या उससे भी ज़्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ होते हैं सिंपल लिपिड वाले जो है सिंपल लिपिड्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल जल्दी क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, यानी कि एक 3 कार्बन का चेन और उसके तीनों हाथों में जो है OH ग्रुप। ठीक है, उसे हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोल देंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और जो है ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं।
अब कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको हम फॉस्फोलिपिड्स कह देते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ओके। और इस फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है लेसिथिन, जो कि हमारे एल्वेओलाई के जो एल्वेओलाई होता है ना, उसकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ओके। अब हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ जो है हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाले कार्बन कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन बेसिस के एग्जांपल्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ठीक है। अब इन चीज़ों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो एक छोटी सी चीज़ पढ़ के हम जो है इसे स्किप करें, ओके। अब जब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये किसी शुगर के साथ अटैच होते हैं तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं, और अगर शुगर के साथ साथ वो नाइट्रोजनस बेस एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ भी अटैच है तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम इधर स्किप करें क्योंकि इस चीज़ को सेम चीज़ को हमें आगे भी पढ़ना पड़ेगा, ओके। अब हम पढ़ लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। अब हमारे बॉडी में कुछ बायोमोलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका जो है रोल हमारे बॉडी में हमें पता होता है कि वो क्या करते हैं, ठीक है। जैसे अमाइनो एसिड और लिपिड्स के बारे में हमने जो पढ़ा, ठीक है, हमें पता है कि उनका रोल क्या है हमारे बॉडी में, तो उसे हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर डाल देते हैं। अब कुछ बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी में ऐसे भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जिनका अभी तक हमें कोई आइडेंटिफाइबल रोल या वेल डिफाइंड रोल हमें नहीं पता है, तो उसे हम ऐसा एज अ बाई प्रोडक्ट ही ट्रीट करते हैं ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट के अंडर डाल देते हैं। कुछ एग्जाम्पल है इधर जो कि आप जो है पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। मैं जो है नेक्स्ट टॉपिक में स्किप कर रहा हूं। अब हम पढ़ रहे हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में, यानी कि जो है जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट था वो जनरली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। अब बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स थे, वो 18 से 800 डेल्टन वाले उनका जो है मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। लेकिन जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है ये जनरली 4 टाइप के होते हैं: प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और लिपिड। अब लिपिड जो है ना, ये बहुत ही जो है दोगला इंसान है। अब लिपिड को इधर होना नहीं चाहिए था, फिर भी ये होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक लिपिड जो है दूसरी लिपिड्स के साथ मिलकर जो है बहुत सारे वेसिकल्स जो है बना देता है, जिसकी वजह से ये जो है उससे पास नहीं करता, उस चीज क्लोथ से पास नहीं करता, तो इसे हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंडर डाल देते हैं, ठीक है। अब ये जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है इनका वेट जो है 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जो है पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं, यानी कि ये सिंगल यूनिट नहीं, बहुत सारे यूनिट मिल के जो है छोटे छोटे यूनिट्स मिल के जो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। जैसे कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं प्रोटीन्स के बारे में, ओके। अब प्रोटीन्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो है हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं, होमोपॉलीमर्स नहीं होते। यानी कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, लेकिन एक ही सिंगल अमाइनो एसिड जो कि सेम तरीका है, दूसरे सेम तरीके अमाइनो एसिड से ही सिर्फ जुड़कर नहीं बनता, अलग अलग अमाइनो एसिड जो है मिलकर जो है एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस बॉन्ड का नाम, जिस बॉन्ड से वो लोग जुड़े रहते हैं, उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब अमाइनो जो प्रोटीन्स जो होते हैं इसका हमारे बॉडी में वेरियस रोल होता है, जिसके बारे में आगे हमें जो न्यूट्रिशन बेस्ड जो चैप्टर्स होते हैं, लेसन्स होते हैं, उसके अंदर हमें पता चलेगा। इधर हम जो है उस पार्ट को स्किप कर रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात इधर बताई गई है, जो कोलेजन होता है ये हमारे बायोस्फीयर का जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है, लेकिन हमारे सॉरी बहुत ज़्यादा गलत बात बोल दिया। ये कोलेजन जो होता है ये हमारे एनिमल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट जो है प्रोटीन होता है, लेकिन फुल बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा होता है रुबिस्को, जिसे हम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बोलते हैं। ये जनरली प्लांट्स में पाया जाता है, और जैसे कि हमारे दुनिया में प्लांट्स इंसान से बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो उस वजह से ओवरऑल बायोस्फीयर में रुबिस्को सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट क्या बोलते हैं प्रोटीन है। अब हम इसके बाद पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड ना पढ़ के सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स ही पढ़ लेते हैं, तो एक जो है सीक्वेंस मेंटेन रहेगा। अब प्रोटीन्स के जनरली 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो इसे हम जो है सबसे पहले ना एक कार्टून फॉर्मेट में जान लेते हैं। तो एक लड़की थी जिसका जो है बहुत ज़्यादा कर्ली बाल था, तो उसने जो है बालों को सबसे पहले स्ट्रेट कर लिया, ठीक है, स्ट्रेट कर लिया। अब जब उसने स्ट्रेट किया तब उसके बाल ऐसे थे, बहुत स्ट्रेट हो गए थे, ठीक है। तो वो प्रोटीन का जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब कुछ देर बाद वो जब स्ट्रेट करा लेगी तो हमेशा हमेशा के लिए तो स्ट्रेट नहीं रहेगा ना, कुछ घंटों के लिए रहेगा, तो कुछ घंटे बाद उसके बाल जो है पहले जैसे कर्ली होने चालू हो गए, जिससे हम प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। देन कुछ घंटे बाद और जो है उस स्ट्रेटनर का जो है असर खत्म हुआ और भी ज़्यादा बाल उसके कर्ली हो गए, ठीक है। अब जब बाल कर्ली हो गए हैं तो उसने क्या किया, सोचा कि मैं बालों को खुला ना रखूं, मैं बालों को बांध देता हूं, ठीक है। तो ये कर्ली कर्ली हेयर्स और भी ज़्यादा उसने बांध दिए, ठीक है। तो ऐसे प्राइमरी से ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ऐसे प्रोटीन का बढ़ता है, यानी कि जो अमाइनो एसिड का लंबे लंबे चेंज होते हैं ना, ये जो है फोल्ड होते ही रहते हैं, ठीक है। जितना फोल्ड होंगे उतना ज़्यादा जो है स्ट्रक्चर स्टेबल बनेगा। अब प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं होता, एकदम सिंपल होता है, ठीक है। एकदम सिंपल चेन की तरह, लाइन की तरह होता है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, ठीक है। डिजर्ट जो है हम लोग अमाइन ग्रुप और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, इसका पोजीशन जो है हम अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं, ओके। ये इसका स्ट्रक्चर इतना सिंपल होता है कि हम इसका पोजीशन जो है हम लोग जो है क्लासीफाई या बता सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सबसे पहला वाला जो अमाइनो एसिड होता है उसे हम एन टर्मिनल अमाइनो एसिड बोलते हैं, और जो लास्ट अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है उसे हम सी टर्मिनल अमाइनो एसिड बोलते हैं, ओके। अब यहाँ प्राइमरी में स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह था, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं होता है। इसमें जो है फोल्ड करना चालू हो जाता है और बहुत सारे हेलिक्स फॉर्म होना चालू हो जाता है, जिसे हम जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जबकि वो हेलिक्स ना बना के वो एकदम गोल एक कॉटन बॉल जैसा बना देता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम जो है टर्शनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, जो कि 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, और ये टर्शनरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टर्शनरी स्ट्रक्चर वाले जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये इनका हमारे बॉडी में जो जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा जो है काम रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा उधर हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ हमने ये जितने भी स्ट्रक्चर्स थे उधर हमने सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर देखा था, वही फोल्ड होते जा रहा था। इधर क्या होता है, इधर बहुत सारे सब यूनिट्स मिलकर जो है बहुत सारे अलग अलग पेप्टाइड चेन्स अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर इधर बनता है, वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर जैसा ही 4 और बन जाता है। इधर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये ऐसे जो है 4 स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक साथ मिलकर 4 स्ट्रक्चर बना देते हैं। 2 अल्फा स्ट्रक्चर बनता है और 2 बीटा स्ट्रक्चर। इसका एक एग्जाम्पल है हमारा हेमोग्लोबिन, जो हमारे बॉडी में मिलता है। इसके भी 2 अल्फा स्ट्रक्चर्स और 2 बीटा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में जाएंगे, जो कि है एंजाइम पार्ट। ठीक है, अब एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो जनरली प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि प्रोटीन से ही बने होते हैं। जैसे कि प्रोटीन का हमने 4 स्ट्रक्चर्स देखे, वैसे एंजाइम्स का भी 4 स्ट्रक्चर, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, इसका भी प्रेजेंट होता है। कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं जो कि इन एंजाइम जैसे बिहेव करते हैं, उसे हम राइबोजाइम्स बोल देते हैं। ओके, अब इन प्रोटीनिशियस एंजाइम्स का जो है, जब इसका एक टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें बहुत सारे जो है क्रेवाइसिस या पॉकेट्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग जो है एक्टिव साइट बोलते हैं। अब ये एक्टिव साइट वही है जिससे जो है सबस्ट्रेट जो है जुड़ता है। ठीक है, अब एंजाइम के बारे में अगर और बताएं तो एंजाइम जो होते हैं ना, वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो कि किसी भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको वो इंक्रीज करता है, और एक एक्टिवेशन एनर्जी होता है जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं, उसे वो डिक्रीज करता है। ठीक है, अब और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, एक एंजाइम और एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बीच में जो है डिफरेंस क्या है। अभी मैंने बताया कि एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो कि केमिस्ट्री में हम जनरली यूज़ करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। सो जो एंजाइम्स होता है ये प्रोटीनेशियस होता है, लेकिन ये जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है ये इनऑर्गेनिक होता है। इसे बायोलॉजिकल बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, लेकिन इसे जो है जनरली लैब्स में यूज़ किया जाता है। ये बायो कैटलिस्ट है, इस वजह से ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो है हाई टेम्परेचर में डीनेचर हो जाता है, लेकिन ये जो है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है ये हाई टेम्परेचर में और ज़्यादा फंक्शनल जो है बिहेव करता है। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है ये स्पेसिफिक उतने नहीं होते। ठीक है, ये जो है ज़्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते। अब हम जान लेते हैं कि एंजाइम काम कैसे करता है। अब एंजाइम जो है किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, लेकिन उसकी स्पीड को जो है वो बढ़ाता है, और एक्टिवेशन एनर्जी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उससे डाउन करता है। इसके बारे में मैंने भी बताया, लेकिन ये काम कैसे करता है। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है। अब इस बदलने के प्रोसेस में बहुत कुछ होता है कि सबसे पहले क्या करता है, जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के एक्टिव साइट, यानी कि जो पॉकेट जिसके अभी मैंने बताया था, उसके साथ बाइंड करता है। अब बाइंड करने के बाद जो है सबस्ट्रेट के जो शेप और स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस होता है, ताकि वो जो है एंजाइम के साथ और भी ज़्यादा टाइटली जो है अटैच हो सके। ठीक है, अब प्रोडक्ट का बनने से पहले एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट के बहुत सारे बॉन्ड्स को तोड़ता है, और एक जो है हमें एक ट्रांजिशन स्टेट यानी कि इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। उसके बाद जो है प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, और प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद जो एंजाइम है वो जो है वो सबस्ट्रेट से अलग हो जाता है। ऐसे काम करता है एंजाइम। अब एंजाइम का इंपॉर्टेंस देखो, हमारे बॉडी में किसी एक रिएक्शन में अगर हम पकड़े तो H2CO3 जो है वो एंजाइम के यूज़ ना करे बिना जो है उसके 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर बन रहे थे, लेकिन जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि एक एंजाइम है, ये जब उस पर काम करता है तब 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड में बढ़ रहे हैं। 200 मॉलिक्यूल पर आवर से ये 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड में चला गया, तो सोचो एंजाइम कितने कमाल की चीज़ें हैं। अब एंजाइम कितने मस्त है वो इस ग्राफ से भी आप पता चल सकते हो। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में हमने पोटेंशियल एनर्जी को जो है हम रिप्रेजेंट करें, और एक्स एक्सिस में जो है प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन जितना बढ़ रहा है, ये अगर सबस्ट्रेट जो है इसके ग्राउंड स्टेट की बात करें, अगर सबस्ट्रेट इधर है तो एंजाइम यूज़ किए बिना ये देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम एंजाइम को यूज़ कर रहे हैं तब कम पोटेंशियल एनर्जी में ही प्रोडक्ट बन जा रहा है। ठीक है, तो सोचो एनर्जी कितना ज़्यादा सेव कर रहा है हमारा एंजाइम। ठीक है, कितना ज़्यादा सेव कर दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो है हमारी चीज़ों को एफिशिएंट बना देता है ये एंजाइम। अब इस ग्राफ के बारे में अगर और पूछे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो ये सबस्ट्रेट जो कि ग्राउंड स्टेट में था और ट्रांजिएंट स्टेट में जाने के बाद ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, इसे हम बोल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम के वर्क के बिना एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, एंजाइम जब काम करता है तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। ओके, अब ये जो ग्राफ है ये एक एक्सोथर्मिक ग्राफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में अगर कंपेयर करो तो यहाँ कम है, इसका मतलब इसने एनर्जी रिलीज किया। अब रिलीज करा, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब उन फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एंजाइम के एक्टिविटी को जो है इफेक्ट करता है। सबसे पहले पीएच और टेम्परेचर। पीएच और टेम्परेचर दोनों का ही जो है सेम रोल होता है एंजाइम के एक्टिवेशन में। ठीक है, अब एंजाइम की एक्टिविटी में टेम्परेचर और पीएच का क्या रोल होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ता है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर ऐसा आता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसमें जो है या मैक्सिमम पीएच या ऑप्टिमम पीएच, जिसमें जो है एंजाइम सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है। उसके बाद अब जितना भी जो है पीएच बढ़ा लो या आप टेम्परेचर बढ़ा लो, वो जो है घटता ही जाएगा। ठीक है,
और एक फैक्टर की बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर हम बढ़ाएंगे तो एंजाइम और ज़्यादा रिएक्ट करेगा, यानी कि उसे और ज़्यादा सबस्ट्रेट मिल रहा है रिएक्ट करने के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस एंजाइम जो है हमारे बॉडी में लिमिटेड है, लेकिन सबस्ट्रेट जो है अनलिमिटेड आते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब जो है जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट बन जाएगा, यानी कि उससे ज़्यादा ये ग्रो नहीं करेगा। पहले ये ग्रो कर रहा था लेकिन इधर जाके कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है एंजाइम का जो है नंबर लिमिटेड है, लेकिन जो है सबस्ट्रेट उससे हम बढ़ाते ही जा रहे हैं, ठीक है। इस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से एक जो है टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं इनहिबिशन। अब कंपेटिव इनहिबिशन के उसे पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं इनहिबिटर्स होते क्या है। अब इनहिबिटर्स और जो एंजाइम या सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, ठीक है। तो एंजाइम का जो एक्टिव साइड है उससे जो है सबस्ट्रेट जुड़ना चाहिए था, उसके बदले इनहिबिटर जुड़ जाता है, क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का जो है शेप बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब ये ही है कंपेटिव इनहिबिटर। इसमें क्या होता है, जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों जो है कंपीट करते हैं कि एंजाइम के साथ कौन जुड़ेगा, ठीक है। अगर इनहिबिटर जो है वो अगर जुड़ जाए एंजाइम के साथ तो जो वेलोसिटी है रिएक्शन का वो घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट बनेगा नहीं, ठीक है। अब इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एक सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस ये जो है एक सबस्ट्रेट होता है जिसको जो है एक इनहिबिटर जो है जिसका नाम है मैलोनेट, वो इसको जो है इनहिबिट करता है ताकि वो रिएक्ट कर सके सक्सिनेट नाम की एक एंजाइम के साथ, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था कंपेटिव इनहिबिटर का। अब चलिए पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले जब किसी एंजाइम जो है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और उस रिएक्शन को अगर हम देखें तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो उसे हम ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज इसको हम नाम दे देते हैं, ओके। उस एंजाइम को हम ये नाम दे देते हैं। अब देन हम बोल देते हैं ट्रांसफरेज के बारे में। जो एंजाइम सब्सटीट्यूट के साथ जो है रिएक्ट करके ये एक ग्रुप है इसको ट्रांसफर कर देगा दूसरे किसी सबस्ट्रेट के साथ, तो उसे हम बोल देते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। अब जो एंजाइम जो है बॉन्ड्स को ब्रेक करता है विद द यूज ऑफ H2 वाटर, ठीक है, तो उसे हम हाइड्रोलाइसिस एंजाइम बोल देते हैं। अब ये जो लाइसिस जो है ये हाइड्रोलाइसिस जैसे होता है, ये भी बॉन्ड को ब्रेक करता है, लेकिन ये जो है लाइसिस जो है ये वाटर का यूज़ नहीं करता और ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद डबल बॉन्ड छोड़ देता है, तो उसे हम लाइसिस बोल देते हैं। अब आइसोमेरिस के बारे में पढ़ लेते हैं। अब आइसोमेरिस क्या करता है, नाम से पता चल रहा है कि एक आइसोमर को जो है दूसरे उसके आइसोमेरिक फॉर्म में जो है ट्रांसफर कर लेता है। जैसे कि हमारे जो प्लांट्स के बॉडी में होता है रेस्पिरेशन में जो कि हम पढ़ते हैं, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसे जो है हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल है इसका। अब लाइगेज की बात कर ले। अब ये बिल्कुल उल्टा है, लाइगेज क्या करता है, ये दोनों कंपाउंड्स को जोड़ता है एक साथ, ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं लाइगेज। अब हम कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब कोफैक्टर्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं, एक हॉलो एंजाइम या अगर सिंपल एक एंजाइम को ले तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो प्रोटीन पार्ट है उसे हम एपो एंजाइम बोलते हैं और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम जो है कोफैक्टर्स बोल देते हैं, ठीक है। अब कोफैक्टर्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो है एपो एंजाइम को वर्क करने में जो है हेल्प करता है, ओके। अब ये जो कोफैक्टर्स है इसे हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपका कोएंजाइम, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक होता है मेटल आयन। एक करके देख लेते हैं कौन सा क्या होता है और किसमें क्या होता है। अब कोएंजाइम की अगर बात करें तो ये ऑर्गेनिक होते हैं और ये जो है एपो एंजाइम के साथ लूजली अटैच होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करें तो जनरली विटामिन जो होते हैं उनके कंपोनेंट्स कोएंजाइम होते हैं, जैसे कि NAD और NADP। अब NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब जाते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप पे, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होते हैं, ये जो है टाइटली बाउंडेड होते हैं एपो एंजाइम के साथ, ठीक है। इसके अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो हेम जो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो कि हमारे एंजाइम्स लाइक प्रोऑक्साइड और कैटालेज इसके साथ जो है ये अटैच्ड होता है। अब मेटल आयंस की बात करते हैं तो ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ये जो है एपो एंजाइम का साथ तो बाइंड करता ही है, उसके साथ जो है जो साइड चेंज होते हैं उसके साथ भी बाइंड कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जिंक और जो क्लोरीन आयन होता है ये इसके 2 एग्जाम्पल्स है। अब जो है लास्ट में 2 चीज़ें बच गए थे तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, एक पॉलीसैकेराइड और एक न्यूक्लिक एसिड। तो हम सबसे पहले पॉलीसैकेराइड से स्टार्ट करते हैं। अब अगर पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो इसे हम जो है जनरली कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल देते हैं। इसे हमें एसिड इनसॉल्युबल पैलेट में मिला था, यानी कि ये जो है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी एसिड इनसॉल्युबल पूल का ही माल है, ओके। अब ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये जो है शुगर यानी कि मोनोसैकेराइड्स के लॉन्ग चेन्स होते हैं, या मोनोसैकेराइड्स जो है इनके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अब ये जो है होमोपॉलीमरिक और हेट्रोपॉलीमरिक दोनों ही हो सकते हैं। होमोपॉलीमरिक का अगर बात करें तो सेलुलोज एक होमोपॉलीमर है, किसका, ग्लूकोज का। बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ मिल के जो है अब बनाते हैं सेलुलोज। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो है एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, यानी कि ये जो है प्लांट्स जो होते हैं उनके टिश्यूज में जो है एनर्जी स्टोर करने में हेल्प करता है। इसका एक सेम चीज़ जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होता है जिसे हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। और इनुलिन जो होता है ये एक पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड जैसे ग्लाइकोजन इसके जो है 2 एंड्स होते हैं, एक राइट एंड जिसे हम रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं और एक लेफ्ट एंड जिसे हम नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। अब पॉलीसैकेराइड्स के बारे में और एक चीज़, जो स्टार्च होते हैं ना इसका जो फॉर्म होता है ये हेलिकल होता है, जैसे कि ऐसे, ठीक है। अब हेलिकल्स में ऐसे पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं। जब आयोडीन टेस्ट जो हम बचपन में करते थे तो आयोडीन जो होता है इन हेलिकल्स लाइक स्ट्रक्चर यानी कि पॉकेट्स में जो है ट्रैप हो जाता है। अब ट्रैप होने के कारण ये जो है ब्लू ब्लैक कलर देता है, उसकी वजह से हम ये जो स्टार्च टेस्ट है ये पॉसिबल होता है।
अब लास्ट में बहुत सारे जो है स्ट्रक्चरल जो पॉलीसैकेराइड्स है उसका एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि सेलुलोज जो है वो प्लांट के सेल वॉल में डिपॉजिटेड होते हैं, इसके लिए जो है उधर वो जो है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड का काम कर रहा है। और जो काइटिन का लेयर होता है जो वो भी एक पॉलीसैकेराइड होता है जो कि आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में मिलता है, जैसे कि कॉकरोच, ठीक है, उनके एक्सोस्केलेटन में मिलता है, जिनके बिल्डिंग ब्लॉक्स या सब यूनिट्स क्या होते हैं, ग्लूकोजामाइन या एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है। और ये जो काइटिन के जो सब यूनिट्स होते हैं ये जनरली जो है होमोपॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर ग्लूकोज अमाइन है तो उससे ही मिलकर बनेगा हमारा काइटिन, या अगर एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है तो एक एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और दूसरे मिलकर ही बनाएंगे काइटिन, ठीक है, तो ये होमोपॉलीमर्स होते हैं। अब आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब न्यूक्लिक एसिड्स भी जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि इनकी मॉलिक्यूल्स जो हैं बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं, यानी कि ये जो है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें मिलता है, ठीक है। और इसे हम जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये जो है एक न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। अब एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर केमिकली डिस्टिंक्ट कंपाउंड्स मिलते हैं, यानी कि उसे हम अलग अलग करके जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसे हम नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्यूरिन्स और एक पेरिमिडिन्स। प्यूरिन्स के अंदर पड़ता है एडेनाइन और गुआनाइन, और पेरिमिडिन्स के अंदर पड़ता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। अब ये जो यूरासिल है ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर होता है, इसे आप नोट करके रखना। और एक बात, डीएनए जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और एक पेंटोस शुगर, ठीक है, जिसे हम राइबोस बोलते हैं, जो कि आरएनए में होता है, ठीक है। अब अगर किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में सिर्फ और सिर्फ राइबोस शुगर प्रेजेंट है तो उसे हम यानी कि उसे हम कहेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और अगर उसके अंदर डीऑक्सी राइबोस प्रेजेंट है तो उसे हम बोल देंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि अगर सिर्फ राइबोस शुगर प्रेजेंट है तो उसे हम आरएनए बोल देंगे, और अगर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, डीऑक्सी राइबोस प्रेजेंट है ये शुगर, तो उसे हम डीएनए बोल देंगे, ठीक है। सो सॉरी, थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा हो गया ऐसा, बट होप फुल लेक्चर जो है बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, आपका रिविजन हो गया, आपको शायद लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।